जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान इसराइल जंग क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या ख़ास तौर पर रद्द अमल है ईरान का, ईरान के अंदर ईरानी अवाम का, ईरानी हुकूमत का। ईरानी हुकूमत क्या सोच रही है, ईरानी अवाम किस हाल में है, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस जंग के हवाले से, और इसका ये क्यों हुई और अब किस मरहले पर है और आगे क्या होगा, इन्हीं सारी बातों के हवाले से आज हमने बात करनी है, इन्हीं सारी बातों पर आज बात करनी है। और मेरे साथ हैं जॉन हुसैन। जॉन हुसैन हैं पाकिस्तानी, कराची में पैदा हुए, 2018 से ईरान में हैं, वकील भी हैं मगर सहाफ़ी हैं, और ईरान में ईरानी मीडिया में काम कर रहे हैं, तेहरान में हैं। और जब से ये जंग शुरू हुई है हमने तो मीडिया के ज़रिए सब कुछ देखा, सोशल मीडिया के ज़रिए या बाकी मीडिया के ज़रिए ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, और वही सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए हमने इनसे रब्ता किया। आज ये इनसे बात करेंगे इसी जंग के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया जॉन भाई आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच इरशाद भाई, वेरी नाइस ऑफ यू टू हैव मी। माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के हवाले से। आई अप्रिशिएट दैट। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। पहला सवाल है कि ईरान अमेरिका के जोरी मुज़ाकरात हो रहे थे, छठा दौर मुज़ाकरात का सर पर था, मगर 2 दिन पहले इसराइल ने हमला कर दिया। क्या ईरानी हुकूमत को ये तवक्को थी कि इसराइल ईरान पर हमला कर देगा या इसराइल हमला करने वाला है? जी, जून 13 से जब से अटैक स्टार्ट हुए उससे पहले आई बिलीव डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट आया था हम्म। कि इसराइल, ट्वीट आया था भारत सोशल ट्रूथ सोशल पे वो पोस्ट करते हैं ज्यादा, तो खैर उन्होंने कहा था कि इसराइल जो है वो शायद हिट करे ईरान को। और एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेसिस हैं यूएस के, वहां पे भी मूवमेंट नजर आ रही थी। तो इंटेलिजेंस को यहाँ पे खदशा तो था कि अटैक होगा, लेकिन उनको ये, जहां तक मैंने पूछा है उनसे और बात की है, उनको ये नहीं पता था कि इसराइल इतना पेनिट्रेट कर चुका है ईरान के अंदर। उन्होंने सोचा कि जी F-35 तैयारा आएगा या कोई बाहर से स्ट्राइक होगी इन टारगेट्स के ऊपर, लेकिन मोसाद की इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से इनको इंटेलिजेंस नहीं थी। तो आई वुड से यहाँ पे जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर ईरान का हुआ है, अनएक्सपेक्टेड था इन लोगों के लिए। लेकिन ये तवक्को थी कि इसराइल हमला कर कर सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये तवक्को थी, कंफर्म्ड है कि ये तवक्को थी कि इसराइल हमला कर सकता है। यहाँ पे भी न्यूज़ पे जो है वो काफी फैल रही थी कि इसराइल हमला कर सकता है। ऑब्वियसली निगोशिएशंस चल रही थी साथ साथ, बट न्यूज़ तो जाहिर है कह रही थी यहाँ पे कि इसराइल कैन, जो इंटरनली जो इनको था वो पता था, अंदाजा था इनको कि इसराइल हार्म कर सकता है या अटैक कर सकता है। तो क्या इन्होंने इस तवक्को को सामने रखकर कुछ ईरान में हिफाजती इकदाम किए थे, या लोगों को आगाह किया था, या कुछ हुकूमत ने कहा था आवाम से कि ये होने वाला है? हुकूमत ने आवाम से तो नहीं कहा, इंटरनली बहरहाल इन लोगों ने जो इंटेलिजेंस मेजर्स दिए हों, मुझे आइडिया नहीं है इस बात का, फ्रैंकली स्पीकिंग, ना ही बताया गया है इस चीज का कि क्या इंटेलिजेंस इकदाम उठाए हैं। हाउएवर, काम होने के बाद बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, उनका मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ईरान ने इस चीज को जो है वो आई थिंक सीरियसली नहीं लिया, जो इसराइल का थ्रेट था अटैक करने का। अच्छा, हैरत की बात यह है जॉन भाई कि तुलसी गवाड जो ट्रम्प साहब की कौमी सलामती की डायरेक्टर है, मशीर हैं, वो मार्च में कह चुकी कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना रहा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 22 सफाती रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। वो उस रिपोर्ट में है कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना रहा। अली शामखानी ईरानी मुज़ाकरातकार जो हैं, वो कह रहे थे कि हम मुआहदे के बिल्कुल करीब हैं। फिर ये आप क्या समझते हैं कि फिर ये अचानक हमला क्यों हो गया? देखिए, इसका एक सिंपल सा रीजन समझ में आता है, जो ईरान में भी अंडरस्टैंडिंग है और ऑफिशियल्स भी बात कर रहे हैं। इसराइल नहीं चाहता था कि ईरान और अमेरिका के बीच में किसी भी तरीके की न्यूक्लियर डील हो। इसराइल का पूरा प्लान ये था कि अटैक करके ईरान को के तरफ अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ उसको पुश किया जाए, अमेरिका को ईरान की तरफ पुश किया जाए और वॉर के अंदर धकेला जाए। तो हम्म। इंटरेस्ट यही था इसराइल का, और अटैक भी इसीलिए हुआ जो यहाँ पे खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है, पर्सनली स्पीकिंग भी लोगों की तरफ से और डिफरेंट ऑफिशियल की तरफ से, फॉरेन फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि जी इसराइल ने जो ये, और आई थिंक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यही आया है कि अभी आया है ताजा ताजा, कि इसराइल ने अटैक ही इसलिए किया ताकि यूनाइटेड स्टेट्स को पुल किया जाए जंग के दौरान, जंग के लिए,
क्योंकि खुद से इसराइल जो है वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि वो ईरान से लड़ सके इफेक्टिवली और फोर्डो को पर्टिकुलरली टारगेट कर सके। अच्छा जॉन भाई, हैरत ये हुई पूरी दुनिया में और खास तौर पर पाकिस्तान में भी, हम सब भी हैरान रह गए कि जब इसराइली हमलों के पहले मरहले में ही ईरानी आर्मी चीफ शहीद हो गए, पासदारान इनकलाब की लीडरशिप पूरी शहीद हो गई, जोरी साइंसदान जो मेन थे वो शहीद हो गए, ईरान का दिफाई निज़ाम जवाब दे गया, ईरानी मिसाइल सिस्टम जवाब दे गया, 200 तैयारे इसराइल के आए और वो अपनी मर्जी से बमबारी करके चले चले गए। इतना बड़ा नुकसान क्यों और कैसे हुआ ईरान को? देखिए मेरे ख्याल में यहाँ पे पहले चीज तो ये कि इनके लिए अनकॉमन जरूर था ऐसा होना, लेकिन शॉकिंग नहीं है। मैं इसकी वजह बताता हूँ। हम्म। 1981 में हफ्ते तीर, ये ईरान इराक का जंग का दौर है बाय द वे, 1980 से लेकर 1988 तक ईरान इराक की जंग चल रही थी। हम्म। 1981 में हफ्ते तीर का अटैक हुआ ईरान के अंदर, 70 पार्लियामान को मारा गया, पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई। ठीक है। हम्म। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर धमाका, अली रजाई जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, उनको भी जो है वो खत्म कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। एट द सेम टाइम कासिम सुलेमानी साहब को, इस्माइल हानिया साहब को भी आपको पता ही है, खैर आप तो जानते ही हैं, टारगेट किया गया। हसन तो नसरुल्लाह। यहाँ पे, जी सॉरी, हसन नसरुल्लाह भी शामिल कर लें। हसन नसरुल्लाह, बिल्कुल हसन नसरुल्लाह भी, उनके गार्ड को भी अभी 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 खबरें आ रही हैं कि उनके गार्ड को भी उनके बेटे के साथ, गार्ड के बेटे के साथ यहाँ पे शहीद कर दिया गया। तो देखिए अनएक्सपेक्टेड तो ऑब्वियसली है, लेकिन शॉकिंग नहीं है ईरान के लिए ऐसी चीज करना। और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो माहौल रहा है लोगों का, जो ओवरऑल लोगों की जो फीलिंग रही है, जो इमोशन रहा है, वो यही रहा है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर 24 आवर्स। एंड हकीकत उसके साथ खैर कितना कॉरेस्पॉन्ड करती है वो तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन सेंटिमेंट जो है वो डेवलप हुआ हुआ है कि इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जनरल्स को अगर अटैक किया गया, शहीद किया गया, ईरान कहता है, और एक बड़ा मजेदार सवाल है इरशाद भाई, जी जी। अगर जनरल्स को टारगेट करने से, कमांडर्स को टारगेट करने से फर्क पड़ना था, तो पहले दिन के बाद क्यों ईरान आज फ्रंट फुट पे जो है वो अटैक्स कर रहा है और जंग के ऊपर हावी हो गया? ये बड़ी, ये कौन, क्योंकि फैसला करने वाली जितनी भी क्यादत है वो तो चली गई है। तो हम्म। अब नए जूनियर जो लोग आ रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या वो फैसला ले रहे हैं? सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे चीजें होती हैं, और ऑफिशियल्स भी यहाँ के यही कहते हैं कि यहाँ पे देखें पूरा सिस्टम बना हुआ है। इनका विलाय फकी का निजाम अलग है, इनकी जो पूरी इंटेलिजेंस का निजाम है वो अलग है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि यहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं। तो आई वुड से कि बिल्कुल किया अटैक और लॉस था, लेकिन ऐसा नहीं था जिसको कह सके कि इट इज परमानेंट। रिप्लेसमेंट्स आ गई हैं उस पर। जहां तक रही 200 तैयारों की बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 200 तैयारों की बात तो हो रही है, लेकिन एक विजुअल तो आई थिंक आया है, आई बिलीव वो कंफर्म्ड है या नहीं, आई डोंट नो। ऐसा नहीं है कि जो दिखा सके कि वाकई में कोई एयर जो है वो पेनिट्रेट हो रहा है, या ईरान की जो एयर सुपीरियोरिटी ईरान के ऊपर इसराइल ने ले ली है। तो मैंने जो अपनी नजर से देखा और जो लोकल रिपोर्ट्स में भी देखा, वो ये देखा कि यहाँ पे ज्यादातर जो अटैक्स हो रहे हैं वो कामेकाजी क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स जो छोटे होते हैं, उन क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स के थ्रू अटैक्स किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। और एयर स्ट्राइक्स का बिल्कुल हुई है, बेशक हुई है, जो नतंज का या अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी का, इनका आप कह सकते हैं। लेकिन अर्बन शहरों में जो बात हो रही है कि तेहरान की स्काईलाइन जो है हमारे कंट्रोल में है, ये बातें आई थिंक आर 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 रॉन्ग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, और ऐसी रियलिटी नहीं है। अच्छा, ये तो ठीक है कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, उनका एक सिस्टम काम कर रहा है और वो इस वक्त ईरान फ्रंट पे है और उन्होंने जवाबी हमले किए और कमाल के किए, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि हो जंग रही है, लेकिन ईरान के सारे लोग टारगेटेड किलिंग में उनकी जानें जा रही हैं कि आर्मी चीफ कहाँ रहता है, पासदारान इनकलाब कहाँ रहते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह का गार्ड और उनका बेटा, तो वो भी एक टारगेटिंग किलिंग है। तो ये टारगेटिंग किलिंग का मतलब है कि अंदर अभी भी सिस्टम में मौजूद हैं मोसाद के लोग, या इतने अरसे से मौजूद थे। एक मोसाद ने वैसे वीडियो भी जारी की है जिसमें उन्होंने बताया किस तरह हमारे एजेंट्स जो हैं अंदर गए ईरान में, किस तरह उन्होंने पेनिट्रेट किया और क्या क्या हमें कामयाबियां हुई। तो ये जो टारगेटिंग किलिंग हो रही है, इस पे ईरान क्या सोच रहा है और ये क्यों वैसे हो रही है? इरशाद भाई, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी और दकीक बात की। टारगेटेड किलिंग यहाँ पे जो देखें, जो ईरान के अंदर पेनिट्रेशन हुई हुई है ना मोसाद की, वो किसी छोटे लेवल पे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे। 16
ऐसे ब्रिगेडियर जनरल एक और उनके नीचे कर्नल, मेजर्स, जो नॉर्मल सिपाही, 16 ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है। अभी आजकल वो जो पहला अटैक था वो अलग था, जिनमें 20 जनरल्स को या 20 कह सकते हैं आप कमांडर्स को टारगेट किया गया। अभी 16 लोगों को अलग अलग लोकेशंस पे मुखबिरी करके निशाना बनाया गया है, और असैसिनेट या शहीद किया गया है। इसके हवाले से चंद चीजें मैं बोलना चाहूंगा। देखें, यहां पे एक तो ईरानी जो डिसिडेंट्स हैं, बिल्कुल 100% देर इज डिसेंट। इतना कॉमन नहीं है जितना दिखाया जाता है इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन एक बहरहाल है कुछ ऐसे लोग जिनको आसानी से खरीदा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया वेस्ट के हाथ में है। इसराइल टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस्ड है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 2 अफगान नेशनल्स की वीडियो मैं आपको भेज भी दूंगा। 2 अफगान नेशनल्स ने भी कबूल किया, उनको अरेस्ट किया। उन्होंने कहा जी हमें पैसे दिए जाते थे लोकेशंस पे जाके सर्च करके पिक्चर्स खींच के भेजने के लिए। 2 जर्मन नेशनल्स को भी पकड़ा गया। उन्होंने भी यही करार किया कि हमें $2000 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होते थे पर क्लिक। हम्म। तो देखिए, बिल्कुल पेनिट्रेशन है, और पेनिट्रेशन आई थिंक फेलियर है। बट एट द सेम टाइम इनका ये कहना है, ईरानी हुकूमत का, कि देखें हम लोग इस वक्त अकेले खड़े में, हमारे खिलाफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड काम कर रहा है। सैंक्शंस ऑन द अदर हैंड ईरान के ऊपर लगी हुई है। 1979 से लेकर अभी तक सैंक्शंस चल रही हैं ईरान के ऊपर। टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट पार्ट इनको इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनके साथ काम करेगा उसको सैंक्शन कर दिया जाएगा। ईरान ये कहता है कि देखें हम लोग इस वक्त पूरी दुनिया से और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, पोटेंशियली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ जो है लड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये बात भी हमारी समझें, बिल्कुल है कमजोरियां अपनी जगह, बट ये सूरत हाल भी है। अच्छा, एक जैसे CNN का, मैं आपने भी सुना होगा अहमदी नजाद साहब का इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने मोसाद के एजेंट्स के खात्मे के लिए, मोसाद का तोड़ निकालने के लिए एक यूनिट बनाया हमने ईरान में, और बाद में हमें पता चला कि उस यूनिट का जो हेड है वही मोसाद का एजेंट निकला, और वो 20 लोग थे और वो पता नहीं सारी कार्रवाइयां करके निकल गए। तो इसका मतलब है अब मुझे ये समझ नहीं आ रही। एक तो आपकी बात 100% ठीक है कि एक तरफ पूरी दुनिया, उसका पैसा, उसके वसाइल हो, तो एक मुल्क जो चारों तरफ से, जिसको कई दहाइयों से बंद किया हुआ है, तो उसमें डॉलर्स का, ओदों का, अच्छे फ्यूचर का सब कुछ होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये ईरानी इंटेलिजेंस फेलियर भी है। और क्या ईरानी ऑफिशियल या ईरानी हुकूमत इसे मानती है कि हमारा वाकई ये इंटेलिजेंस फेलियर है, और आप वो क्या कर रहे हैं इसको कोप अप करने के लिए? इरशाद भाई, ऑफिशियली तो नहीं मानते, कोई भी मुल्क का इदारा आई थिंक ऑफिशियली नहीं मानता। मेरा मेरा जो व्यू है वो ये है कि कोई भी मिलिट्री अटैक या कोई भी स्ट्रेटेजिक अटैक इंटेलिजेंस फेलियर के बगैर हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे अनऑफिशियली जाहिर है लोग करते हैं, बात करते हैं कि हाँ ठीक है हमारा बिल्कुल गलती हुई है, लैकिंग हुई है। और जैसा कि आपने बिल्कुल वंडरफुल दैट यू सेड दैट, यहाँ पे जो चीफ थे पूरे इदारे के, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो मोसाद के खुद से स्पाई थे, और काफी हाई लेवल पे पेनिट्रेशन है। तो एक्सेप्ट तो नहीं करते ऑफिशियली, बट अनऑफिशियली इस बात का इकरार है, बताते नहीं है। अच्छा, जॉन भाई, आप क्या समझते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे शाम में लड़ाई हो रही थी, अचानक एक दिन बशार अल असद का तैयारा उड़ा और पूरा शाम खत्म हो गया, यानी दूसरी तरफ चला गया। ईरान की बात कर लें तो जब बादशाह थी, तो बादशाह जिस दिन निकला, फौज दूसरी तरफ चली गई, इमाम खुमैनी साहब आ गए और सारा कुछ निजाम सरेंडर हो गया। इसी तरह कजाफी, इसी तरह सद्दाम के रेत की तरह बिखर गए जब ऊपर हेड पकड़े गए या मंजर से हटे। तो क्या आप समझते हैं कि जब इतनी सतह पर पेनिट्रेशन होगी, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से कुछ खुदा न खास्ता आयतुल्लाह को कुछ होता है, सुप्रीम लीडर को कुछ होता है, तो एक बंदा आ जाता है तो कोई नीचे जो पहले ही इंतजार में बैठे हैं वो पूरा ईरान दूसरी तरफ चला जाए? जी इरशाद भाई, देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ईरान एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम है। डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, गार्डियन काउंसिल, नेशनल असेंबली, सारे इदारे मुख्तलिफ हैं। अब इनका काम क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जी जो है वो अपनी जी इंफॉर्मेशन जी शेयर कर देता हूँ। जी जी जरूर। एक जगह पे सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली खामनाई है, उनका निजाम है, जिसे हम कहते हैं विलायत फकीह। हम्म। दूसरी जगह पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस या प्रेसिडेंशियल निजाम, इलेक्शन का आना, वो है जहां से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। सुप्रीम लीडर के पास ऑब्वियसली अल्टीमेट अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड, अब दोनों के पास अपनी अपनी आर्मी भी है, अपना अपना एयरफोर्स की कमांड भी है,
अपनी अपनी नेवी भी है, अपनी अपनी इंटेलिजेंस भी है, जो कि अर्तिश यहाँ पे कहा जाता है, कुछ इधर कहा जाता है, इतलात इंटेलिजेंस को इधर कहा जाता है, सिपा जो है वो आईआरजीसी को कहा जाता है, तो दूसरे सुप्रीम लीडर के सामने। देखें, बात समझने की है कि ईरान इस वक्त जो जो बैकबोन है ईरान की सपोर्ट, जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन की जो सपोर्ट है, वो आइडियोलॉजिकल ज्यादा है, नेशनलिस्टिक कम है। इसको इसको जरा, इस हम्म। बात को मैं तफसील दे देता हूं इस बात पे। हम्म। ईरानी सपोर्ट इस वक्त सिर्फ ईरानी ही ग्रुप से नहीं, बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स, आपको तो पता ही है, हमास, हिजबुल्ला, ये ट्रेडिशनल हुतीज, ये ग्रुप्स तो हैं ही। हम्म। कसाम बिगड़े, खैर, इराक के अंदर जो मिलिशियाज हैं, वो सुन्नी मिलिशियाज भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, शिया मिलिशियाज भी ऑफ कोर्स हैं। अफगानिस्तान के अंदर मिलिशियाज हैं, और पाकिस्तान की जैनबी उन फातमी उन जो ये ग्रुप्स हैं, ये सारा जो जितना भी जो सपोर्ट है, वो सारा सुप्रीम लीडर के लिए। लोकली सुप्रीम लीडर के पास इतनी सपोर्ट मौजूद है और इतनी स्ट्रॉन्ग वॉलंटियर्स की फोर्स मौजूद है कि वो कभी भी ये जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो निजाम है ना, जो कि ऑब्वियसली है, जिसके अंदर एक मिक्स्ड क्या कहते हैं, ऑपोजिशन भी इसमें होती है, उसके ऊपर कभी भी इसको हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि यहां पे पॉपुलर सपोर्ट या मेजोरिटी सुप्रीम लीडर की ही फॉलो गाइडेंस पे चलती है, या उन्हीं को फॉलो करती है। और इसीलिए ईरान आगे रिजीम चेंज की जब हम बात करते हैं, लिबिया का आपने जिक्र किया, सद्दाम का आपने जिक्र किया, उन ट्रेडिशनल मॉडल्स को ईरान के मॉडल के साथ कंपेयर, जो है, आई थिंक कंपेयर सही से तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखिए, सद्दाम वाज अ डिक्टेटर, ऑब्वियसली ही वाज देयर, ही हैड द सपोर्ट, उसको वेस्टर्न सपोर्ट थी, रशिया भी सपोर्ट कर रहा था वेस्ट के साथ साथ ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर एज वेल। 1980 और 1988 जो नया नया बिल्कुल ईरान आजाद हुआ था, उसके बाद जंग की थी। आज तो चले ईरान के पास मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस वक्त तो ईरान के पास कुछ भी नहीं था, नया नया जो इनका रेवोल्यूशन आया था वो आया था, और फिर भी ईरानियों ने यही सुप्रीम लीडर का जो निजाम है, विलायत फकीह का जो निजाम है, यही निजाम मोबिलाइज हुआ है, और यही निजाम लड़ा है ईरान के लिए। तो आई थिंक यहाँ रेजिम चेंज की बात आती है, वो आप पॉजिटिव, क्योंकि लोग जान देने के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ पे इन्होंने सेंटर्स बनाए हैं, बसीज रेवोल्यूशनरी जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको बसीज कहा जाता है। बसीज इनरोलमेंट होती है तब उस टाइम के लिए एज रिजर्विस्ट, कि अगर जंग का हालात हो तो आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जंग में, या अगर लोकल इमरजेंसी हो तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वक्त बसीज के ऑफिस के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लोग अपने आप को इनरोल कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हमें ले लें आप, हमें भी अगर जंग होती है तो हमें भी जंग करनी है। तो यहां पे आई वुड से सेंटिमेंट बहुत ज्यादा, आइडियोलॉजिकल सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ ईरान के अंदर ही नहीं है, बल्कि जो दूसरे रीजन्स में, मिडिल ईस्ट के दूसरे रीजन्स में, और साउथ एशिया में आप देख लें, और इनफैक्ट नाइजीरिया में अब इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया जो है वो शुरू हो गई है। आई थिंक आपको उसके बारे में पता ही होगा, जगजकी साहब जिनके जो जिनके लीडर हैं। तो आई थिंक एक काफी पावरफुल सिस्टम है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू लेट एनी रिजीम चेंज, अगर होता भी है रिजीम चेंज का कोई कोशिश होती भी है, तो वो नहीं आने देंगे इस चीज को। अच्छा, अभी आपने बताया कि 9वां दिन है जैसे जंग, और जंग के बाद अभी जो रजाकार वो भर्ती कर रहे हैं या वो लेना चाह रहे हैं, जब भी कोई हंगामी सूरत हाल होती है, जंग होती है, तो उसके बाद लाइनें लगी हुई हैं, आवाम का सेंटीमेंट्स बहुत आई हैं। मेरा सवाल आगे यही पूछना था कि इसराइली जंगी तैयारे बमबारी करते हैं या ड्रोन्स अटैक होते हैं, बीसियों जगह पर बमबारी होती है, और दिन में कई कई बार सुना जाता है बमबारी हुई। क्या माहौल होता है, क्या रद्द अमल होता है ईरानी अवाम का? देखिए, ईरानी अवाम अब तक 416 लोग, जो ऑफिशियल फिगर आ रहा है, 416 लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं, 3,000 से ज्यादा इंजर्ड हैं। एवाज में आज अटैक हुआ, कुम में आज जो है वो ड्रोन इंटरसेप्शन की आवाजें आई, और एक हिट भी हुआ है, वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है ड्रोन ड्रोन के थ्रू। दूसरे शहरों में, तबरीज में, शिराज में भी ड्रोन इंटरसेप्शन की आवाजें आती हैं। लोगों का स्पिरिट बहुत अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, बहुत पुरसुकून है, लोग यहाँ पे बहुत बहुत नॉर्मली ले रहे हैं इस चीज को। और जब मैं दुकानदार, यहाँ पे एक दुकानदार था, उससे मैंने पूछा भाई क्या हो गया, सब खैरियत? तो उसने कहा भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो जंग हो रही है, मैं, जाहिर है पाकिस्तानी होते हुए हम तो स्टॉक पाइलिंग घबरा जाते हैं, मैं तो खैर खुद ही घबरा जाता हूँ, स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी थी मैंने। तो उसने कहा भाई क्या हो गया, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्यों घबरा रहे हो? और यहाँ पे मल्टीपल लोगों से जब बात करो, तो ये भी, दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है। लोग जो है वो पार्क में बैठे हुए, मेरे सामने की विजुअल्स हैं यार, पार्क में लोग लेटे हुए चने खा रहे हैं, और ऊपर जो है वो ड्रोन इंटरसेप्शन हो रहे हैं। आई वाज शॉक्ड इरशाद भाई, आई वाज शॉक्ड टू सी दैट। तो लोग काफी, कॉन्फिडेंस काफी लोगों का ज्यादा है, लोग काफी पुरइत्मीनान है और रेजिलियंट है। बहुत बहुत रेजिस्टेंस और रेजिलियंस ईरानी कौम के अंदर आई थिंक
आ गई है, परहैप्स बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जो वॉर और प्रोटेस्ट जो 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 बीच में जो भी इनका हालात हुए हैं, उसकी वजह से आई थिंक दे आर वेरी रेजिलियंट। तो आवाम का कॉन्फिडेंस आज जितना है उतना है कभी भी नहीं था मेरी नजर में। और जब ये इसराइल ने भी कहा और सदर ट्रंप ने भी कहा कि ये तेहरान वालों को कि तेहरान से निकल जाओ, तेहरान खाली कर दो, तो क्या रद्द अमल था? निकले कुछ लोग या हिजरत की कुछ लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, देखें हिजरत लोगों ने की है, लेकिन ट्रंप साहब के बयान के बाद नहीं की। इनिशियल जब अटैक्स हुए इसराइल के, जी। बिल्कुल नेचुरल खदशा था, कुछ लोगों को तो था जो गैर मुकामी थे तेहरान के, उनको आई थिंक कि ज्यादातर गैर मुकामी, क्योंकि रात को अंदाजा हो जाता है जब आप छत पे खड़े होते हैं और घरों की लाइटें देखते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या माहौल है। ऑफिशियली तो जाहिर है इवैक्यूएशन का नहीं डेटा प्रोवाइडेड है, बट जो तेहरान में कुछ लोग हैं वो इवैक्यूएट किए हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे, जून 13 से लेकर अभी तक इवैक्यूएशन हो रही थी। लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई जितना बहुत बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट किया जाता है कि जी लाइनें लगी हुई हैं पंपों के ऊपर और लोग बैंकों के बाहर लाइन लगे के खड़े हुए हैं, ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर हैं। इरशाद भाई, मैंने वीडियोस खुद बनाई हैं, मैं आपको खुद भी भेजूंगा, तो आप हम्म। खुद भी देख लीजिएगा कि क्या माहौल है। और वो वीडियोस मैंने जुम्मे के दिन की बनाई है, तो जाहिर है जुम्मे की नमाज के बिल्कुल बाद बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको ब्रश दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉर्मल आपको जुम्मे का दिन नजर आएगा उसमें। तो बहरहाल लोग यहाँ पे इवैक्यूएट बिल्कुल किए हैं, लेकिन ट्रम्प साहब के बयान को लोग यहाँ पे सीरियसली नहीं लेते, मजाक के तौर पे लिया जाता है ट्रम्प साहब के बयान को। और क्योंकि देखिए क्लैरिटी भी नहीं है ना, ट्रम्प साहब की जो बयान है वो चेंज होते रहते हैं। हम्म। अगर एक बयान हो तो फिक्स बयान हो तो कोई सर्टेनिटी हो। वो कहते हैं जी अनकंडीशनल सरेंडर, पहले कहते हैं चलो बातचीत करें, बातचीत करो, जब इसराइल ने अटैक कर दिया कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, फिर कह रहे हैं नहीं जी अभी मुझे लोग बातचीत करना चाह रहे हैं, अभी मैं बातचीत देखते हैं बातचीत होगी, फिर कह रहे हैं कि मुझे मुझे खुद ही पता कि मैं क्या करूंगा, उससे उसके बीच में कह रहे हैं कि जी हम अटैक करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को भी जो है वो गलत दे दिया उन्होंने कि नहीं जी इनको तो पता ही नहीं कि मैं क्या चाह रहा हूं। 2 हफ्ते का फिर उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते का टाइम है। तो ये सारी मिक्स बातें सीरियसली नहीं ली जाती, एंटिक्स के तौर पे या ऑप्टिक्स के तौर पे ज्यादा देखी जाती है ईरान में। अच्छा, जब हमले होते हैं, इसराइल कोई अटैक करता है, तो क्या होता है? कोई सायरन बजाए जाते हैं, पेशगी पता चल जाता है, या आवाम क्या करते हैं, या कोई खुफिया पनाहगाहें या किसी बंकर में या कुछ मूवमेंट ज्यादा हो जाती है? यार इरशाद भाई, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है ये ईरान, वो 22,000 किलोमीटर की टेरिटरी पे कब्जा करके बैठा हुआ है इसराइल। यहाँ ना बंकरों में जाते हैं लोग, उनकी हजारों साल की हिस्ट्री भी है यहाँ, ना यहाँ बंकरों में जाते हैं, ना यहाँ सेफ गार्ड करते हैं अपने आप को, ना यहाँ सायरन बजते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक भी सायरन की आवाज नहीं आई मुझे अभी तक। खैर, कह सकते हैं ये गलत बात भी है, बजाना चाहिए भाई, हमें भी पता चले कि कोई स्ट्राइक हो रही है, लेकिन कोई सायरन की आवाज, कोई इवैक्यूएशन, कोई शेल्टर में जाना। हाँ, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है, मैसेज किया हुआ है लोगों को कि भाई अगर इमरजेंसी की सूरत होती है तो आपने क्या क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल बोला है कि जी आप टेबलों के नीचे अपने आप को शेल्टर कर लें अगर कोई मिसाइल आ रही हो या कोई भी आपको खदशा हो कि कोई अटैक होने वाला है। या फॉर एग्जाम्पल बोला हुआ है कि इमरजेंसी सर्विसेज इन इन जगहों पे, इन इन हॉटस्पॉट्स पे तेहरान में मौजूद है, या मुख्तलिफ, हम तो तेहरान में रहते हैं, खैर हमें मिलता है तेहरान का, कि इन इन जगहों पे सहूलियात मौजूद हैं, अगर आपको करना है, आपको जाना है, इमरजेंसी सर्विसेज मौजूद हैं। और नंबर्स दिए हुए मुख्तलिफ कि आप इन इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी 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 इमरजेंसी। लेकिन ऐसा, क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा मुल्क है उसमें इनका जो जो अटैक, इसराइल का जो अटैक है, स्कोप ऑफ अटैक, वो इतना ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए ईरान के ऊपर नहीं है। देखिए ईरान ने 18 वेव्स के अंदर इस वक्त अटैक किया इसराइल के ऊपर। वहां पे अगर उन 18 वेव्स को, और 400 एंड समथिंग मिसिल्स का नंबर ऊपर चला गया, मैं टैली भी दे सकता हूं आपको, 190 मिसिल जो है वो सैटरडे को, 105 मिसिल संडे को, 76 मिसिल संडे को, एटसेट्रा एटसेट्रा, मिसिल्स के नंबर्स भी हैं। वहां पे जब दूसरे दूसरा ऑन द अदर हैंड जब इसराइल को दिखाया जाता है, तो इतने से रबके में इतने से उनके स्ट्रेटेजिक, टोटल 15 मुकामात हैं जो इसराइल के की स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, 6 मिलियन की उनकी पॉपुलेशन है। जब उधर ईरानी मिसाइल्स जाते हैं तो इंपैक्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्योटिक, बहुत ज्यादा जो है वो इंटेंस होता है। और ईरान में क्योंकि मुल्क बड़ा है, लोग ज्यादा हैं, तो आई डोंट थिंक, और हिस्ट्री भी है इनकी, तो आई डोंट थिंक कि इतना इंपैक्ट होता है, ना ही लोग शेल्टर्स में जाते अच्छा जॉन भाई, जो हदफ है इसराइल का या अमेरिका का या मगरब का, वो है ईरान का जोरी प्रोग्राम का खात्मा, ईरान की फौजी ताकत का खात्मा, या इतना कमजोर कर देना कि वो किसी काबिल ना रहे, और रिजीम चेंज। तो अब तक के हमलों में हमने सुना, बहुत दफा सुना कि फलां जोरी
तनसीब पे हमला हो गया, फलां जगह पे हमला हो गया, फलां जगह पे हमला हो गया। लेकिन साथ साथ हम ये भी सुनते हैं कि ईरान का जो जोरी रिएक्टर्स हैं वो हैं जेर ज़मीन। जोरी प्लांट्स जो हैं वो न्यूक्लियर प्लांट्स वो जेर ज़मीन है और वो महफूज हैं। तो कितना नुकसान पहुंचा है अब तक इस जोरी तनसीबात को, और क्या असल जो रिएक्टर्स हैं या प्लांट्स हैं वो महफूज हैं? अरग का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। उस डैमेज हुआ बिल्कुल, बट जो नॉन एग्जिस्टेंट फैसिलिटी बेसिकली आप कह सकते हैं, इट वाज अ नॉन एग्जिस्टेंट फैसिलिटी, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। हम्म। दूसरा नतंस, नतंस की बात कर लेते हैं। नतंस पे भी कोशिश की, स्ट्राइक किया, लेकिन वो जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं और इनरिच यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है, वो ईरान की सिपा ऑलरेडी मूव कर चुकी थी किसी हम्म। और लोकेशन के ऊपर, अनडिस्क्लोज लोकेशन के ऊपर। यहाँ पे जो सिपा के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने अंडरग्राउंड फैसिलिटी, जाहिर अंडरग्राउंड इनरिचमेंट इनकी सेटअप है, बट अंडरग्राउंड टनल्स भी बने हुए हैं जो मुख्तलिफ दूसरी जगहों को कनेक्ट करते हैं। तो होता ये है कि जैसे ही खतरे की मालूमात आती है कि खतरा होने वाला है या खतरा हो सकता है, वो जो अपना इनरिच स्टॉक पाइल है उसको मूव कर देते हैं किसी और लोकेशन के ऊपर। तो डैमेज बिल्कुल करने की कोशिश की है इसराइल ने, बट जो की बात है, जो स्टॉक पाइल की बात है, जो कहते हैं 408 किलोग्राम का स्टॉक पाइल है ईरान के पास, उस हम्म। स्टॉक पाइल को अभी तक डैमेज नहीं किया गया है। फोर्दो की जहां तक बात करते हैं, फोर्दो पे बीयू बीयू बॉम्बर, जीबीयू बॉम्बर, यूएस का इसराइल चाह रहा है कि जीबीयू बॉम्बर यूज हो। देखिए, फोर्डो जो कुम और तेहरान के हाईवे के पास लोकेटेड है, उसकी जो पहाड़ है ना, वो है ग्रेनाइट की रॉक फॉर्मेशन। हम्म। ग्रेनाइट की रॉक फॉर्मेशन ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, उसको इतनी इजीली पेनिट्रेट आप नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट रॉक्स की तरह नहीं। खैर, उसमें जियोलॉजी में नहीं जाऊंगा भारत। अंडरग्राउंड 300 400 500, अनडिस्क्लोज्ड है, नहीं पता लोगों को, बट 300 मीटर 500 मीटर डिफरेंट अंदाजे लगाते हैं लोग कि अंडरग्राउंड जो है वो सिस्टम मौजूद है। मेन उनका जो स्टॉक पाइल और इनरिचमेंट फैसिलिटी है वो नीचे है। कह रहे हैं कि रेडिएशन लीक्स हुई हैं नतंज पे और दूसरी जगहों पे, जबकि ईरान ने इसको वो नहीं किया, अग्री नहीं किया। लेकिन फोर्दो में भी एट द सेम टाइम अगर हिट होता है और अगर जीबी आता है और हिट करता है, तो रेडिएशन डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है इन केस ऑफ पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन कितनी, लाइक्लीहुड एनालिसिस अगर हम करें कि पेनिट्रेशन कितनी पॉसिबल है, कुछ लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का, कि एक बॉम्ब भी काफी नहीं है, दो बॉम्ब्स, जीबीयू बॉम्बर के दो स्ट्राइक्स चाहिए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जीबीओ बम्बर के दो स्ट्राइक्स भी काफी नहीं है, एनरिचमेंट जो है वो उसको डेफिनेटली उसको खत्म करने के लिए टैक्टिकल, स्मॉल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जरूरत होगी। तो बातें बहुत सारी की जाती हैं प्रैक्टिकली, लेकिन इन लोगों ने जो इकदाम उठाए हैं, जो इनकी स्टॉक पाइल की मूवमेंट है, वो बड़ी, आई वुड से इट इज वेरी इंटेलिजेंट फॉर द ईरानियंस टू हैव क्रिएटेड एन अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क सिस्टम। हमास का भी जो अलकसाम ब्रिगेड यूज करती है ना, अंडरग्राउंड टनल सिस्टम, वो हाज कासिम सुलेमानी जो इनके कमांडर थे, उन्होंने डेवलप करवाया था। ईरानी एटलीस्ट ये क्लेम करते हैं। अब वो हमास भी उनको जाहिर है सपोर्ट करती है, तो इट इज लाइकली कि ऐसा हो। बट बोला ये जाता है कि कासिम सुलेमानी की ही कंस्ट्रक्शन थी, और ये जब प्लांट्स बन रहे थे, इनकी फैसिलिटीज बन रही थी, तभी इनके साथ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जहां से स्टॉक पाइल को और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को मूव किया जा सके। पावर आउटलेट्स बिल्कुल ऊपर जो न्यूक्लियर वेपन्स के हैं, वो पावर आउटलेट्स को डैमेज किया गया, नो डाउट, बट सिवियर डैमेज आप कह सकते हैं कि नहीं हुआ। इसीलिए अभी तक कोशिश चल रही है कि सिवियर डैमेज करें। तो ये जो जोहरी साइंसदान शहीद हुए हैं, और आज भी एक शहीद हुआ है, तो इन जोहरी साइंसदानों की शहादत या इनका खत्म हो जाना या इनका ना होने से फर्क पड़ेगा इनके जोहरी मंसूबे को? लेकिन इरशाद भाई, ये इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम या टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ये काफी कंसील्ड रखा जाता है। इट इज वेरी कंसील्ड, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। एग्जैक्टली हमें आगे क्या हो सकता है इसका पता लगाने के लिए देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इनके पास कितने ऐसे दूसरे साइंटिस्ट हैं जो इनकी मदद कर सके। फखरेजादे, मोहसिन फखरेजादे को इन्होंने सबसे पहले निशाना बनाया। उसके बाद मोहसिन फखरेजादे की शहादत के बाद कहा जा रहा था कि नहीं, ईरान का न्यूक्लियर आर्किटेक्ट वाज फखरेजादे, एंड नाउ दैट फखरेजादे इज गॉन, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से कहा जाता था। फिर न्यूक्लियर दूसरे साइंटिस्ट आए, उनको भी निशाना बनाया। फिर जो है आपका, जो आज डॉक्टर तबातबाई, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको निशाना बनाया गया। देखें, अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि ईरान इज वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। बहुत लिटरेसी रेट बहुत हाई है ईरान का। ईरान की यूनिवर्सिटी एजुकेशन बड़ी नॉर्मल है। मेरे ड्राइवर के पास, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको बात भी करवा दूंगा, उसके पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री है, बैचलर्स की।
हम्म। और यहाँ पे नॉर्मल, बड़ा नॉर्मल है बैचलर्स की डिग्री रखना। और हम्म। मैं बड़ा आपको सीरियस बता रहा हूँ, मैं बात भी करवा दूंगा आपकी फोन पे, मसला नहीं है। हम्म। तो बहरहाल, तो यहाँ पे बड़ा लिटरेसी रेट बहुत हाई है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है। साइंस में ईरान इज वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज। पब्लिकेशन, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में भी ये लोग टॉप कंट्री। तो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल इनके पास मौजूद है। इनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी, तेहरान यूनिवर्सिटी, ये बड़ी स्ट्रांग यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे रिसर्च बहुत एक्सटेंसिवली कंडक्ट की जाती है। तो यहाँ पे बहुत, आई थिंक, आई वुड से, मेरा असेसमेंट ये कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव साइंटिस्ट मौजूद है जिनको ईरान लेके आ सकता है। जंग की सूरत में या खतरे की सूरत में वो कैसे काम करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट। जी। अच्छा, ये आप समझते हैं कि इनका जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं या न्यूक्लियर ताकत है या ये जो जोरी प्रोग्राम है, ये अभी तक महफूज है और इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा? महफूज तो मैं नहीं कहूंगा, आई वुडंट से महफूज है, बट इतना बड़ा नुकसान भी एट द सेम टाइम नहीं पहुंचा है, जो मुझे समझ में आता है। और जो ईरान तो खैर कहता है कि नहीं, इतना नुकसान नहीं है। बट मैं कहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तबाही हो गई है। और अच्छा, ये तो हो गया, अभी तक कितना नुकसान पहुंचा है आप समझते हैं ईरान की फौजी ताकत को? 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स शहीद हुए हैं यहाँ पे। 16 ब्रिगेडियर लेवल के नीचे जो लोग हैं उनको निशाना बना के, पहला ब्रिगेडियर, सॉरी, एक ब्रिगेडियर, उनके नीचे कर्नल, मेजर, डिफरेंट रैंक्स के लोग, उनको निशाना बना के उनको असैसिनेट किया गया, उनको शहीद किया गया। मिलिट्री लीडरशिप को नो डाउट नुकसान पहुंचा है। एट द सेम टाइम दूसरे जो की टारगेट्स हैं ईरान ईरान के अंदर जो हुए, इनकी ऑयल रिफाइनरीज, दो ऑयल रिफाइनरीज पे हमला हुआ, 2 मिसाइल कॉम्प्लेक्सेस पे हमला हुआ, एक सदर्न पार्ट्स इनकी ऑयल फील्ड है, उसको उसको जो है वो हमला किया गया। इनके पुलिस हेडक्वार्टर्स को हिट किया गया। इनका जो मुख्तलिफ, खैर न्यूज तो आपके पास ही है नॉर्मल, आई वुड से कि बिल्कुल स्ट्रेटेजिक जो है वो जगहों पर टारगेट किया है इसराइल ने। IRIB की बिल्डिंग को भी टारगेट किया था। बट काफी जगहें अब फंक्शनिंग हो गई दोबारा। जब इनिशियली हिट किया था तो काफी जगहें रिस्टोर हो गई, फंक्शनिंग हो गई। बिसाइड्स, आई डोंट नो अबाउट द न्यूक्लियर नतंस फैसिलिटी और दूसरी दूसरी जगहें, उनका नहीं कह सकता। और IRIB की बिल्डिंग भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, लेकिन आपने खुद ही देखा होगा कि थोड़ी देर बाद दोबारा ट्रांसमिशन शुरू हो गई थी। तो काम जारी है, बट नुकसान पहुंचा है, आई वुड से। और आप समझते हैं कि इन इसराइली हमलों से ईरानी हुकूमत भी कमजोर हुई है या कोई हुकूमती ढांचे में भी कोई कमजोरी दिखाई दी है? ढांचे में आई वुडंट से कमजोरी दिखाई दी है, लेकिन हुकूमत जरूर कमजोर हुई है। ये मैं ये कहूंगा, इन द सेंस कि इनको बड़ा धचका लगा है। इनको बड़ा शॉक हुआ है कि इसराइल ने किस तरीके से ये जो सारा काम है वो कर लिया है। तो आई थिंक रिकवर करने की ऑब्वियसली कोशिश की है, स्पाइस को पकड़ा है, 48 से जायद जो है वो स्पाइस को इन्होंने पकड़ लिया है। अभी 2 यूरोपियन जर्मन सिटीजन को पकड़ा है, अफगानियों को था। इंडिया भी इनके साथ काम कर रहा है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के लिए। बहरहाल इन्होंने काफी इंटेलिजेंस अपनी एक्टिवेट तब की जब इनिशियल अटैक हुआ। प्रिवेंटेटिव होता तो बेहतर था। तो गवर्नमेंट आई वुड से, जो जो इनिशियल जो जो तौर पे आई थिंक गवर्नमेंट को बिल्कुल पब्लिक कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना, इनिशियली पब्लिक कॉन्फिडेंस भी हुआ था कि भाई ये क्या एकदम से इतना बड़ा हमला कर दिया इसराइल ने, हाउ हाउ डेयर दे। बट आई थिंक वो रिकवर हो रहा है एज ईरान इज गेटिंग द अपर हैंड इन वॉर। तो आई थिंक रिकवर कर रहा है। गवर्नमेंट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी हार्म नहीं हुए लोगों की तरफ से। और कितने साइंसदान शहीद हुए हैं अब तक? अब तक 4 साइंसदान कंफर्म्ड हैं जिनकी शहादतें हुई हैं ईरान के अंदर। उससे पहले भी साइंसदानों को टारगेट किया गया। मोहसिन फखरीजादे का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उनको काफी टाइम पहले, सालों पहले जो है वो टारगेट किया गया था। तो न्यूक्लियर साइंसदान बिल्कुल शहादतें हुई हैं यहाँ पे, नो डाउट। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर इसी तरह के हमले होते रहे या जंग लंबी हो गई या बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो ईरानी अवाम हुकूमत के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? अपोजिशन इस बगावत का साथ दे सकती है या ईरान में रिजीम चेंज आ सकता है? इरशाद भाई, जैसा कि मैंने पहले कहा, दो मुख्तलिफ सिस्टम्स को एग्जिस्ट करते हैं ईरान के इस सिस्टम में, ओवरऑल सिस्टम में। सुप्रीम लीडर का, इनका जो ईरानी सुप्रीम लीडर है, उनका जो निज़ाम है, दैट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। वो बहुत पावरफुल है, उसको पॉपुलर सपोर्ट उसके पास मौजूद है। और अगर रेजिस्टेंस की बात हम करें कि रेजिस्टेंस हो सकती है, पहले तो प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस की बहुत कम है, आई वुड से। क्योंकि रजा शाह पहलवी जो साहब बाहर बैठे हैं वो ऑलरेडी
इसराइल से और अमेरिका से हाथ मिलाए में, लोगों को यहाँ पे वैसे ही अमेरिका से नफरत है सैंक्शंस की वजह से, वो वहां से हाथ मिला रहे हैं, उनका तो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लोकली जो गवर्नमेंट के साथ डिसएग्री करते हैं, लोग गवर्नमेंट के साथ अपोज करते हैं, उनकी ऑपोजिशन इतनी शिद्दत की नहीं है कि वो ओवरथ्रो करेंगे गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही बात है, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखें, महसा अमीनी का प्रोटेस्ट आपके सामने, महसा अमीनी के प्रोटेस्ट हुए थे 2017 में भी हुए, 2022 में भी हुए। तो प्रोटेस्ट होते हैं नो डाउट, लेकिन इस लेवल का पॉपुलर जो सेंटिमेंट है वो ये नहीं है कि गवर्नमेंट को ही हटा देना चाहिए। कासिम सुलेमानी की जब डेथ हुई थी तो मैं गया था, पूरा तेहरान, ये 2 किलोमीटर पीछे, 3 किलोमीटर पीछे तक पैक्ड रश था, और मेट्रो ने भी मुझे 2 स्टेशन पीछे जो है वो उतारा था। तो मैं आगे गया था, तो वहां पे काफी ऐसी खवातीन खड़ी हुई थी जिनका आप कह सकते हैं कि जिनका हिजाब जो है वो ऐसा नहीं था जैसा ईरान ईरान में जो समझा जाता है कि होगा। लेकिन वो खड़ी हुई लड़कियां जो थी, वो फूल में, हाथ में फूल लिए हुए खड़ी खड़ी रो रही थी। तो मुझे भी हैरानी हुई ये देख के, और उस वक्त मुझे क्लैरिटी मिली इस चीज पे कि देखें, इरानियंस आर ऑब्वियसली, इवन इफ दे हैव सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो कभी भी इस सेंटिमेंट को, एक तो इस सर्कमस्टांसेस में जहां जंग हो रही है, कभी भी वो इस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे कि जी जंग हो रही है तो आ जाते हैं बाहर। अगर है भी, मैं कह रहा हूं ऑपोजिशन लेट सपोज है भी, तो भी इस वक्त ईरानियंस 100% गारंटी के साथ खड़े नहीं होंगे। ये मैं ये मैं लिख के आपको दे सकता हूं। कौन बड़ा सियासतदान है, बड़ी आवाज है अपोजिशन ईरान में, ईरान की अपोजिशन की तरफ से? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, खातमी साहब की पूरी एक चेन है, जो पूरी एक, आपको मैं क्या, खातमी मौत खातमी जो है उनके पूरी एक चेन है। मिनिस्टर्स भी आते हैं, जवाद जरीफ साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भी ऑपोजिशन में। अहमदीनेजाद साहब जिनका आप हवाला दे रहे हैं, आपको जी। पता है उनको ऑपोजिशन में कंसिडर किया जाता है। अहमदीनेजाद इजाद इज नॉट प्रोपोजिशन, ही इज एंटी एंटी गवर्नमेंट। तो ये ऑपोजिशन के मैं आपको की नाम बता रहा हूँ। और बिल्कुल यहाँ पे लोग, लोगों के, अगर आप ईरानी जो यहाँ पे लोग हैं उनसे पूछिएगा खुद भी, अहमदीनेजाद इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, ऑफ द करंट सिस्टम। तो बहुत लंबी कतार है, अब मैं आपको नाम लेके दूं तो, खैर मेन मेन नाम मैंने आपको बता दिया, मोहम्मद खातमी है। बाहर जो बैठे हुए हैं मुजाहिदीन खल्क के लोग, वो भी हैं, रजा शाह पहलवी भी वहां पे बैठे हुए हैं, वो भी हैं, लेकिन बाहर वालों को कोई सीरियस नहीं लेता, मैं आपको जहां तक बताऊं। आजकल जो अपोजिशन है ये खामनाई साहब के साथ हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, अभी इस वक्त खामनाई साहब के साथ हैं। फॉर एटलीस्ट दे से दैट वी आर देयर विद हिम फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ ईरान, एंड फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। इनका इनका स्टेटमेंट यही है, जो ऑपोजिशन के लोग हैं यहाँ पे। और क्योंकि देखें, मैं आपको यही कह रहा हूं कि लोकली जो इसराइल और वेस्ट का जो परसेप्शन है, ओवरवेलमिंगली नेगेटिव है। तो ऑपोजिशन फोर्सेस भी यूएस के साथ और इसराइल के साथ जो है वो उनके खिलाफ है। तो ये यूथ जो है, यूथ ईरान की, जो कुछ हैं जो बादशाहत के भी हामी हैं, कुछ हैं जो इस इनकलाबी और इस्लामी हुकूमत के मुखालिफ हैं, कुछ अपोजिशन के हैं। तो यूथ जो ईरान की है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है, वो क्या सोच रही है? यूथ जो है ईरान की, आई वुड से, बिल्कुल अच्छा आपने सवाल पूछा, यूथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अडल्ट्स जो इन्होंने ईरान इराक वॉर देखा और जो रेवोल्यूशन लेके आए, वो लोग यूथ से बड़े मुख्तलिफ हैं। यूथ जो है वो नई है, मॉडर्नाइज्ड है, एडवांस्ड है, इंस्टाग्राम जनरेशन जो जिसे कहते हैं। यूथ के अंदर भी मिक्स्ड मिक्स्ड माहौल है इस वक्त, इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का जितना ज्यादा अडल्ट्स का है। बट यूथ की भी अगर बात की जाए, क्योंकि देखें यहाँ बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यूथ का माइंडसेट का क्या है, जो मोस्ट ऑफ द एजुकेशन है ईरान के अंदर वो पब्लिक स्कूलिंग है, फ्री एजुकेशन है पब्लिक स्कूल्स के अंदर। हम्म। पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम में जब इनका ईरानी बच्चा जाता है, तो उसको, उसकी सारी पढ़ाई सबसे पहले फारसी में होती है। अंग्रेजी तो यहाँ पे समझ में आती नहीं है लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो फॉरेन प्रोपागेंडा, वेस्टर्न प्रोपागेंडा इनके ऊपर वैसे ही काम नहीं करता। तो मोस्ट ऑफ द सपोर्ट अभी भी इस वक्त वेस्ट यूथ की भी, मोस्ट, ये जो बसीजी हैं ये कौन है, मोस्ट ऑफ देम आर यूथ। जो बसीजी वॉलंटियर्स हैं, ये मोस्ट ऑफ देम आर यूथ। तो यूथ का भी इस वक्त पॉपुलर सपोर्ट गवर्नमेंट के साथ ही है, उस हद तक नहीं है जितना अडल्ट्स का है, क्योंकि यूथ में जाहिर सी बात है बस दूसरे लोग भी हैं एडवांस, बट ज्यादातर यूथ का सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के साथ ही है, आई वुड से। और ये जो ख्वाब देख रहे कुछ लोग या कुछ मुल्क के, ईरान, शाह ईरान का बेटा आएगा और ईरान को कंट्रोल कर लेगा, ये सही है? नहीं शायद भाई, मैं तो प्रैक्टिकली, मैंने बहुत लोगों से पूछा, मैंने कहा शाह के बारे में क्या राय है, शाह साहब को आना चाहिए, वो गालियां देना शुरू होगा शाह को। देखिए शाह, इंपॉर्टेंट बात एक और है कि रिकग्नाइज करना कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्यों आई इन द फर्स्ट प्लेस।
ये जो आयतुल्ला खुमैनी है, इमाम खुमैनी है, इन्होंने क्यों रेवोल्यूशन इनकी सक्सेसफुल हुई? सवाक ने इनके ऊपर बहुत जुल्म किया, ईरान के ऊपर नेशनलाइज जो इनकी नेशनल रिसोर्सेज थी उनको फॉर सेल लगाया शाह ने। ओवर वेस्टर्नाइजेशन यहाँ पे शाह ने की, जिसकी वजह से क्लेरिकल जो सपोर्ट थी, जो रिलीजियस सपोर्ट थी, जो रिलीजियस सेंटिमेंट था, वो उसके खिलाफ था। तो यहाँ पे शाह ने बहुत जुल्म किया है, और शाह के जो बेटे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी उनकी परछाई ही देखा, उनका उनका जो है वो आईना ही देखा जाता है कि ये भी सेम ही होंगे। तो लोग तो शाह के बारे में यहाँ पे बात भी नहीं करते, इतना भी शाह का सपोर्ट नहीं है कि वो बात करते हो। तो कौन, मिसाल के तौर पे, अगर कोई कौन है एक ऐसी आवाज जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, एक बंदे को अगर आप कहें कि उस नंबर 2 पे वो है अपोजिशन में, एक तरफ हुकूमत है और एक तरफ वो बंदा है, वो कौन हो सकता है? आई वुड से मोहम्मद खातमी का नाम मैंने आपको दे दिया है, बट आयतुल्ला मूसवी हैं कुम में, वो भी बड़े वेल नोन्ड हैं एज एन ऑपोजिशन टू द इंटायर गवर्नमेंट। तो उनके पास भी रिलीजियस सपोर्ट है, और मुखालिफ हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट के। लेकिन अगेन उनका कितना इस वक्त मैंने व्यू नहीं लिया उनका, कि उनका कितना इस वक्त व्यू है, कि वो खामोश है। और ऑपोजिशन इस वक्त जो है वो नहीं, दे आर नॉट स्पीकिंग, बिकॉज ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंसान जो है, आवाम भी हेट करना शुरू हो जाएगी ना यार, कि यार आप क्यों इस वक्त जंग हो रही है, आप अपने चक्रों में पड़े में। तो दिस इज समथिंग दैट दैट आई फील इज बीइंग सीन। अच्छा, एक तासुर है जॉन भाई के, रिजीम चेंज हो ही नहीं सकता ईरान में। ईरान में अगर रिजीम चेंज की कोशिश की गई तो खाना जंगी हो जाएगी। और एक तासुर है कि रिजीम चेंज हो जाएगा। अगर रिजीम चेंज मिसाल के तौर पे हो जाता है, ऐसी हुकूमत आती है जो प्रो अमेरिका और प्रो इसराइल हो, तो ये एक दो सवाल, अब इस सवाल के दो हिस्से हैं। क्या ईरान की अवाम उसे कबूल कर लेगी, अक्सरियत जो ताकत के जोर पर प्रो अमेरिका प्रो इसराइल हुकूमत या कुटपुतली हुकूमत आती है? और दूसरा सवाल का हिस्सा है कि ऐसी हुकूमत रूस और चीन कबूल कर लेंगे? रूस और चीन आई थिंक अपने स्ट्रेटेजिक हिसाब से, अपने इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सोचेंगे कि उस सिचुएशन में, उस हवाले से उनके जो इंटरेस्ट हैं रीजन के अंदर, उनके साथ अलाइन करेगी या नहीं करेगी अगर नई रिजीम आती है तो। क्योंकि नई रिजीम, जैसा कि आपने कहा ना कि प्रो वेस्ट है, तो रशिया और चाइना शायद उनका उतना उस हद तक साथ ना दें। अभी रशिया और चाइना इतना सपोर्ट इसलिए सपोर्ट में नजर आ रहे हैं ईरान के, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान इज अगेंस्ट द वेस्ट एंड अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ रशिया। तो रशिया कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और दोस्त का दोस्त भी दोस्त। खैर बहरहाल, तो ईरान को सपोर्ट जो मिल रहा है इस वक्त रशिया और चाइना की तरफ से, वो इसीलिए मिल रहा है प्राइमरीली क्योंकि ईरान खिलाफ है यूनाइटेड स्टेट्स के। अगर नई रिजीम आ जाए, लेट्स हाइपोथेटिकली, तो आई डोंट थिंक वो इतना सपोर्टिव होंगे। अच्छा, रिजीम चेंज की जहां तक बात आती है कि वाकई में ये ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा, रिजीम चेंज या किस तरीके की रिजीम आएगी, मेरा सवाल ये कि जो इतने जो रिलीजियसली जो जो इतने ज्यादा, इतने पुरजोश जो लोग हैं, फिर वो क्या करेंगे जी? मतलब जंगी होगी ना फिर, अगर अगर रिजीम चेंज की कोशिश हो रही है तो वाकई में जंग होगी, क्योंकि इतने जो लाखों करोड़ों लोग सपोर्ट में जो खड़े हुए हैं ईरानी गवर्नमेंट के और सिस्टम के सुप्रीम लीडर के। तो आई डोंट थिंक अच्छी पिक्चर होगी, और मुझे नहीं लगता कि इतना पॉपुलर सपोर्ट है कि रिजीम चेंज हो सकती है। वरना अभी तक हो भी जाती है यार, 2017, 2005, 2022, इतना इतना तो कोशिश की है यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा। अच्छा, अब एक एक है कि रिजीम चेंज, एक है रिजीम कोलैप्स, कि इसको तो हम्म। कम से कम हटाओ और खाना जंगी लगाओ। वो भी हम्म। इसराइल कहता है हमारे फायदे में है। तो अब हम्म। प्लान ए रिजीम चेंज, प्लान बी रिजीम कोलैप्स। तो इस तरफ रिजीम कोलैप्स की तरफ जाती सूरत हाल नजर आती है आपको? अच्छा, बड़ा अच्छा आपने डिस्टिंक्शन पैदा किया। लिबिया मॉडल जो है वो मेरे ख्याल में, जो मैं समझ रहा हूँ, आई जी जी थिंक वही, जी जो, जी जो वैक्यूम क्रिएट हो जाए, भले कोई ना हो, इंस्टेबिलिटी हो, केओस में ही रहे। जी आई डोंट अगेन थिंक कि इस तरीके की सिचुएशन आएगी। देखिए हिस्ट्री में ना, ईरान इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जिनको फॉर्मली ऑक्यूपाई या कॉलोनाइज नहीं किया आज तक। जी जी ये इनकी हिस्ट्री है। और 3500 साल के बाद इनकी जो मोनार्की है ना, उसको जी डिफीट किया गया था। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे लोगों के अंदर इतनी जो, क्योंकि गवर्नेंस के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंदर रहे ना जिंदगी भर, और लोकल गवर्नेंस सिस्टम के अंदर रहे, और इनकी लैंग्वेज एक है, इनके जो कल्चर है वो एक है, इनकी हिस्ट्री एक है।
तो वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत कम है। केओस देखें, केओस की पोजीशन मेंटेन तब रहती है जब डिफरेंशिएशन हो या जब डिफरेंसेस हो ग्रुप्स के बीच में। यहां पे ग्रुप्स के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी, जबान एक, हिस्ट्री एक, कल्चर एक। एक्सप्लॉइटेशन के लिए तो फिर जाहिर है ही नहीं ना कि उसको कॉन्स्टेंटली वैक्यूम की पोजीशन में रखा जाए ईरानी सिस्टम को। तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा, बट टाइम कैन टेल, मे बी आई एम रॉन्ग। अगर आयतुल्ला साहब सुप्रीम लीडर साहब नहीं रहते खुदा न खास्ता, तो क्या प्रोसीजर है इसके दोबारा अगले आयतुल्ला या अगले सुप्रीम लीडर का? देखिए इरशाद भाई, यहाँ जो सुप्रीम लीडर हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं। जो इलेक्टेड कुछ जो इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड वो एंटिटीज हैं, वो कौन है? नंबर वन, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इलेक्ट होती है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है। और तीसरी चीज है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। अच्छा, ये तीन डायरेक्टली इलेक्टेड जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आ जाते हैं जो वो वाले इदारे जो हाइब्रिड हैं, या जिसे कहते हैं कि इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, पहले आ जाता है गार्डियन काउंसिल। गार्डियन काउंसिल से आता है कैबिनेट। कैबिनेट से आता है सुप्रीम लीडर। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर 80 से ज्यादा, 88 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 88 मुजाहिदीन, जो मुस्तैद होते हैं, मुजाहिदीन कह रहा हूं, मुस्तैद जो होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली टू द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये मुस्तहिद 8 साल तक अपना टेन्योर रखते हैं और हर 8 साल के बाद इनके ऊपर वोटिंग होती है। जब एक सुप्रीम लीडर चले जाते हैं तो दूसरे सुप्रीम लीडर को लेके आने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को जो है वो वोटिंग करनी होती है। और सिलेक्शन बेसिकली आप कह सकते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स उनकी करती है। एंड असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो डायरेक्टली कहाँ से आ रही है? डायरेक्टली इलेक्शन से आ रही है, जो लोग करते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन बहरहाल चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत इसमें काफी ज्यादा है। एक कंसल्टेटिव असेंबली भी है ईरान के अंदर, जिसको कह सकते हैं कि कंसल्टेटिव असेंबली और गार्डियन काउंसिल, ये दो इदारे जो हैं वो भी मिक्स होके रेगुलेट करते हैं एक दूसरे को भी और कैबिनेट को भी। तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स है, बट आई थिंक सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड कि सुप्रीम लीडर कभी भी नॉमिनेट, ये बादशाही निजाम नहीं है कि सुप्रीम लीडर जो है वो बोलेगा कि इसको लगा दिया जाएगा। आयतुल्ला खामनाई को भी जो आयतुल्ला खुमैनी है, उनके बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ही इलेक्ट किया था। तो इसमें अगर होता तो उनके अपने बेटे भी थे आयतुल्ला खुमैनी के, उनको भी, अहमद खुमैनी, उनको ले आते भाई अगर बादशाहत होती तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम लीडर जो है वो सिलेक्ट करेगा, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है फ्रॉम द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। अच्छा, ये एक हमने सुना कि एक शूरा होती है 20-22 लोगों की, जो अगला आयतुल्ला या अगला सुप्रीम लीडर नॉमिन करती है, लाती है, या वो आगे अगला आयतुल्ला या अगला सुप्रीम लीडर को चुनती है, ऐसा है? जी बिल्कुल, उसको कहते हैं मजलिस खुबरगान। अच्छा। मजलिस खुबरगान वही मुश्तहिदीन जिनका मैंने आपको बताया, जो मुश्तहिदीन आते हैं, वही मुश्तहिदीन जो है वो सिलेक्ट करते हैं सुप्रीम लीडर को। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की, वो मजलिस खुबरगान है। अच्छा, तो ये जॉन भाई, पूछना आपसे ये था कि अब तक जी जी। कितने शहरों पर, ईरान के कितने शहरों पर इसराइल अटैक कर चुका है, और कितना नुकसान आप समझते हैं कि इन शहरों में हुआ है? आज ईरान के अंदर अहवाज को हिट किया गया है, अहवाज को हिट किया है, और साइबर, इनका जो साइबर पुलिस का हेडक्वार्टर्स है उसको हिट किया है वहां पे अहवाज में। दीगर मुकामात पे मशहद में भी ड्रोन्स गए हैं बट इंटरसेप्ट हो गए। शिराज में भी ड्रोन्स गए हैं बट इंटरसेप्ट हो गए। कुम के अंदर एक जगह पे इम्पैक्ट हुआ है। तेहरान के अंदर जो है इस वक्त कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ है, बल्कि एक, सॉरी, दो मुकामात पे तेहरान में सिर्फ ड्रोन ड्रोन अटैक्स, वही टारगेटेड असैसिनेशन जो होती हैं, वो हुई है। उसके अलावा बाकी दिनों में पिछले अगर आप टाइम की बात करें तो ओवरऑल एग्जैक्ट काउंट रखना जाहिर सी बात है मुश्किल है कि कौन कौन सी एग्जैक्ट टारगेटिंग हुई है। बट सेवरल नंबर्स में आता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हिट हुई हैं। 5 हॉस्पिटल्स को, अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जिनकी बिल्डिंग को भी डैमेज किया था, 5 हॉस्पिटल्स पे डैमेज फेस करना पड़ा है। डायरेक्टली हिट नहीं हुआ हॉस्पिटल्स पे ईरान में, बट 5 हॉस्पिटल्स पे कह सकते हैं कि आप आउटस्कर्ट्स पे या जो शेलिंग होती है उसके हिसाब से डैमेज पहुंचा है।
बाकी ऑयल फील्ड्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिपोज का, एम्यूनेशन डिपोज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वो नुकसानात हुए हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटीज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नतंज में, अरक में, फॉर्दो में कोशिश की थी बिल्कुल टारगेट करने की, बट कोई डैमेज, जाहिर सी बात है वहां पे इतना वो वाला हुआ नहीं, तो इसीलिए अमेरिका को बुला रहे हैं। अच्छा जॉन भाई, एक बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज डेवलपमेंट सामने आ रही है कि एक तो चाबहार बंदरगाह के जरिए जब ये मंसूबा शुरू हुआ तो रा और मुसाद इकट्ठे हुए और एजेंट्स घुसाए गए ईरान में, इक्विपमेंट घुसाया गया, आलात घुसाया गया और उन्होंने पेनिट्रेशन की, उन्होंने सारे नक्शे लिए। जाहिर है इतना बड़ा मंसूबा था तो पूरी फौजी क्यादत, पासदारान इनकलाब की क्यादत, तो रा और मुसाद का वहां भी एक गठजोड़ नजर आया। और अब जो हमलों की बात हो रही है, जैसे आपने वक्फे में आप बता रहे थे, तो उन हमलों में वो भी असला इस्तेमाल हो रहा है या वो चीजें भी इस्तेमाल हो रही हैं जो इसराइल इंडिया मिलकर बनाता है। तो मतलब रा और मुसाद का गठजोड़ है। देखिए इरशाद भाई, बिल्कुल कटजोड़ है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी दो अफगान एजेंट्स को पकड़ा है, यहाँ पे अरेस्ट किया है। वो फुटेजेस बना रहे थे, डॉक्यूमेंट कर रहे थे लोकेशंस को, की लोकेशंस को। अनकंफर्म्ड, जाहिर है गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया इस चीज को, लेकिन अनऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अफगान नेशनल्स जिनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक ही नहीं है इसराइल के साथ, ये इलीगली किस तरीके से ईरान में है और किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की इन्होंने, इसके पीछे किसका हाथ था? इसके पीछे रॉ का हाथ था। देखें, ये नई बात नहीं है। 2018 में इंडिया टुडे का खुद का आर्टिकल है, आप देख लीजिएगा, रॉ इनसाइडर्स। 2018 में अर्जेंटीनियन पासपोर्ट लेके एक बंदा आया था यहाँ पे जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेके गया था। उसको भी रॉ ने ही फैसिलिटेट किया था, और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कहते हैं कि उन्होंने अप्रूव किया था ये मिशन। तो बहरहाल इंदिरा गांधी का जमाना तो पुराना है, तो इससे 2018 का आर्टिकल है आई बिलीव, और उससे पहले की बात है ये। तो बेसिकली रॉ और मोसाद, ये रॉ की जरूरत है मोसाद को, क्योंकि इसराइल का सिवाय यूरोपियन नेशनल्स के, जो यूरोपियन नेशनल्स हैं या दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं, इनके अलावा जो साउथ एशिया के जो लोग हैं, उनमें इनको जरूरत पड़ती है रॉ की, या किसी ऐसे मुल्क की जिसके ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे हों। और ये जो माइग्रेंट्स जो आते हैं यहाँ पे, इलीगली आते हैं, जाहिर सी बात है उनका फाइनेंशियली इतना ज्यादा नहीं होता उनका, और इजीली एक्सप्लॉइटेबल होते हैं। और इंडिया के अच्छा अफगानी जो है वो अच्छा पॉजिटिवली व्यू करते हैं इंडियंस को, तो जाहिर है वो भरोसे में आ जाते हैं, और फिर ये वाला जो काम है वो काम हो जाता है। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि कटजोड़ बिल्कुल है दोनों का। कंफर्म ऑफिशियल नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल है। यानी आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ जो इधर जासूसी है वो रा और मुसाद मिलके कर रही है, ना सिर्फ जो मेन लोकेशंस, जोरी प्लांट्स और जो टारगेटेड किलिंग है उनमें इनका हाथ नजर आ रहा है, बल्कि जो ईरान इसराइल पर मिसाइल मार रहा है तो उसको जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो भी जो है वो इंडिया का वो जो डिफाई सिस्टम है। इसराइल आराश 1 और आराश 2 ड्रोन्स जो इंडिया नए लॉन्च कर रहा है, उसको कौन इंटरसेप्ट कर रहा है? उसको कोई एरो 3 या डेविड स्लिंग या आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। उसको इंटरसेप्ट कर रहा है बाराक 8। और आप बाराक 8 सर्च कीजिएगा, बाराक 8 सरफेस टू एयर जो इंटरसेप्टर है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो इसराइल और इंडिया ने मिलकर बनाया था। तो इसराइल और इंडिया की दोस्ती जो है वो काफी हद तक बहुत माशाल्लाह, मैं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त है, और मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये ईरानी हुकूमत को अब पता चल रहा है या ऑफिशियल्स को पता चल रहा है या उनके नॉलेज में है कि ये तो रा और मोसाद का मिलकर सब कुछ किया जा रहा है, या रा और मोसाद मिलकर सब कुछ कर रहे हैं? इरशाद भाई, ऑफिशियली तो जाहिर है कंफर्म नहीं किया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने। और इसमें अभी भी जो मैं तो आपको वो खबरें बता रहा हूँ जो इंटरनली जो वो होती हैं, इन्फॉर्म होती हैं लोगों की तरफ से जो राय आती है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि प्रैक्टिकली हो नहीं सकता रॉ की मदद के बगैर। खैर बहरहाल, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात के ऊपर कोई ना रिस्पॉन्ड, ना बताया है, ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ, गवर्नमेंट ने ये जरूर बताया कि अफगान एजेंट्स अरेस्ट हुए हैं, यूरोपियन नेशनल्स अरेस्ट हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन नहीं दी। और गवर्नमेंट का क्या तासुर है इस पे, आई डोंट नो, बट होना चाहिए, देखना चाहिए, पॉसिबिलिटी भी तो एक्सप्लोर करनी चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है ये काम। तो आई एम नॉट श्योर कि आगे क्या फ्यूचर है, बट जाहिर है मुल्की मफादात के हिसाब से डिसीजंस होते हैं, और कभी कभार
थोड़ा बहुत इस पे मसला भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। अच्छा, कोई मुल्क ऐसा है जो ईरान की मदद कर रहा है, या कोई मुल्क ऐसा है जिससे ईरान को उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगा, तवक्को है या उम्मीद है? देखें, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात अगर मैं करूं तो बिल्कुल सब साथ हैं इन स्पिरिट एंड इन, जिसे कहते हैं ना, अच्छे, जाहिर है सब दुआ भी कर रहे हैं, सब प्रेज भी कर रहे हैं, और सारे मुसलमान ममालिक की जो स्पिरिट है दिलो जान से वो ईरान के साथ हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ईरान की मदद, आई वुड से कि ना ईरान ने मांगी, ईरान ने ऐसा भी नहीं किसी से मांगी हो मदद, लेकिन कोई प्रैक्टिकली ऐसा नजर नहीं आया। हूतियों ने कहा है कि हम अमेरिका पे अटैक करेंगे अगर इसराइल, सॉरी, अमेरिका ने अगर डायरेक्टली अटैक किया। बाकी मुल्कों से ईरान ने मदद नहीं मांगी, वो तो अपने भी, उनके जो एलाइज हैं उनको उनको वो नहीं कर रहे, धकेलना नहीं चाह रहे इस जंग में। बट दे डू अप्रिशिएट, बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, पाकिस्तान को भी बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, पाकिस्तानी लोगों को खास तौर पे बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। और पार्लियामेंट में भी आई एम श्योर आपने देखी होंगी जी जी। वीडियोस कि वो पाकिस्तान को प्रेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो देखा जाता है। और मीडिएटिंग रोल के तौर पे भी अब फील्ड मार्शल साहब का भी जो विजिट हुआ है, तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई मदद ऑफिशियली नहीं कर रहा। हाँ, मैं आपको ये बताऊं, देखिए दो मुल्क हैं सिर्फ दुनिया में जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि वो इसराइल नहीं जा सकते। एक पाकिस्तान है और एक ईरान है। और ईरान ने तो हत्ता के ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज लिखा हुआ है, इनका तो खैर बहुत ही सख्त स्टांस है। बाकी सारे मुल्क जो है जहां पाकिस्तान पाकिस्तान ऐसा भी नहीं है कि किसी और की मदद कर और डिस्टेबलाइज करने में ईरान को, लेकिन दूसरे जो मुसलमान ममालिक हैं उनसे ईरान जो है वो शदीद शदीद तशवीश का इजहार करता है, और शदीद लोगों के अंदर गुस्सा है कि क्यों उर्दन और क्यों सीरिया और इन मुल्कों से अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट मिल रही है। ईरानी ड्रोन भेजते हैं, मिसाइल्स भेजते हैं, वो बीच में जॉर्डन की एयर स्पेस में इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। टर्की के जो ट्रेड रिलेशंस हैं इसराइल के साथ, वो इतने अच्छे हैं, मैं आपको, खैर आप खुद सर्च कीजिएगा टर्किश गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। टर्की ने इसराइलियों के लिए वीजा जो है वो फ्री रखा हुआ है, और पैलेस्टीनियंस के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट डाली हुई है। तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो लोग, ईरान के लोग हैं, वो फील करते हैं, लेकिन मजबूरियां भी एट द सेम टाइम समझते हैं कि ये जो अरब ममालिक हैं, इनके डिफेंस पैक्ट्स हुए हुए हैं, या फॉर एग्जांपल इनकी अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो जाहिर है हर कुछ कुर्बान तो नहीं कर सकते ना, पूरी अपने मुल्क को तो नहीं कुर्बान कर सकते ना ईरान को सपोर्ट करने में। तो प्रैक्टिकलिटी भी समझी जाती है और मजबूरियां भी समझी जाती हैं। लेकिन बहरहाल जॉर्डन के हवाले से और एक दो मुल्क जो सीरिया और इनके हवाले से जो इंटरसेप्शन है, बिल्कुल भी फेवरेबली नहीं देखा जाता, बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं देखा जाता। मैं तो वैसे बड़ा हैरान होता हूँ कि जब तैयब और रदवान साहब इतनी इनकलाबी तकरीरें करते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, और दूसरी तरफ इसराइल के वो उनका गठजोड़, पूरी इसराइली कंपनियां तुर्की में, पूरा इसराइल का जी जी। बिजनेस तुर्की में, सारा कुछ तुर्की में, और उधर वो पक्का सा मुंह करके पूरे मुस्लिम उम्मा के लीडर बने, और हम उनके प्रेज कर रहे होते हैं कि क्या बात है, क्या बात है। ये मुनाफिकत हमें मार गई। खैर, अच्छा, ये जो पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया या सिफारिश की है, इस हवाले से ईरान में क्या जज्बात हैं, एहसासात हैं? भट्टी साहब, गवर्नमेंट का तो नहीं पता कि गवर्नमेंट के क्या तासुरात हैं, लोगों के हवावर तासुरात अच्छे नहीं हैं। मैंने हम्म। समझाया, मैंने कहा यार देखो, पाकिस्तान पुश करने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प को इस पोजीशन में कि वो पीस की तरफ आए और पीस मेंटेन करे। लेकिन लोगों का कहना यहाँ पे ये है कि यार एक एक बंदा जो इतनी जालिम रिजीम को, अमेरिका खुद से एक तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनिस्ट एंटिटी माना जाता है, मतलब अग्रेसर माना जाता है, मुल्क है बहरहाल, ऐसा नहीं डिनाई करते हैं अमेरिका की एग्जिस्टेंस को, लेकिन अमेरिका को अच्छा नहीं समझा जाता, यहाँ पे बड़ा हेट के साथ देखा जाता है, पहले ही अनफेवरेबल है ईरान में लोग। तो ऑलरेडी वो कहते हैं कि यार आपने ऐसे बंदे को क्यों नोबेल प्राइज दे दिया, जो इजरायली जो फाइटर जेट जा रहे हैं जिनका फ्यूल डोनाल्ड ट्रंप दिलवा रहा है, आपने क्यों उसको नोबेल प्राइज दिया है? जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, जो जितनी भी डिस्ट्रक्शन है गाजा में, क्यों इस टाइम पे आप गाजा वॉर के दौरान ट्रंप को आप नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं? बहरहाल मैंने तो समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से, पाकिस्तानी हूँ जाहिर है, हम तो जज्बा है हमारा, डिफेंड करते हैं, लेकिन लोग यहाँ के जाहिर है अपसेट हुए हैं थोड़ा सा। लेकिन बहरहाल वो बात अपनी जगह, पॉजिटिवली जनरली पॉजिटिव व्यू है और सपोर्ट भी करते हैं पाकिस्तान को। अच्छा, जो सऊदी अरब ने हिमायत की है ईरान की, उस पे क्या एक खुलकर हिमायत की है, उस पर ईरानी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? सऊदिया का परसेप्शन बिल्कुल ही, इरशाद भाई, टोटली चेंज हो गया है ईरान के अंदर, हम्म। टोटली चेंज।
सऊदीया को पहले जितने भी वहाबी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जिनको यूज किया जाता था और ईरान के खिलाफ मतलब यूज किया जाता था, डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी ईरान को उनसे। रिलीजियसली भी वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो था, सब खत्म हो गया है, क्योंकि सऊदी अरब अब रिकग्नाइज कर लिया सऊदी अरब ने कि यार लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, खत्म करो। और सऊदी अरब जब से ईरान के साथ सही हुआ है, अभी हज पे जब ईरानी गए थे तो बाकायदा प्रॉपर फैसिलिटेशन ईरानियों के लिए की थी, बाकायदा आयला वेलकम ईरानियंस बोर्ड लगे हुए थे कि वेलकम ईरानियंस। खास एयरपोर्ट्स पे उनके लिए चेक जो इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, खास इनके लिए होटल्स की अरेंजमेंट्स। तो बड़ा अच्छा पॉजिटिवली व्यू करते हैं सऊदीज को भी ईरानियंस इस वक्त, और अप्रिशिएट करते हैं बिल्कुल। और चेंज हो चुका है सऊदीया का जो, अब जाहिर सी बात है, देखें गवर्नमेंट लेवल पे सिक्योरिटी सऊदीया की यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ में है। अब ये भी सवाल कोई ट्रम्प साहब की जो कोई सवाल करे कि भाई यूक्रेन में जब ट्रम्प नहीं संभाल सका सिचुएशन को, तो वो कैसे इन दूसरे अरब ममालिक को बचाएगा। यूक्रेन ने अपना सरेंडर कर दिया पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इस उम्मीद में कि यूएस उनको डिफेंड करेगा। तो ये क्यों यूएस से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? तो ईरानी यही पूछते हैं कि भाई आप क्यों ये वाले मुल्क जो है वो इस तरीके से यूएस पे डिपेंडेंट है। बहरहाल गवर्नमेंट ये बात समझती है कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, तरीके से चीजों को लेके चलना होता है। लोगों से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जॉन भाई, ये जो ईरानी जोरी प्रोग्राम है, ये इस मरहले पर है कि अगर ईरान एफर्ट करे तो वो कोई एटमी हथियार बना सकता है, या एटमी हथियार जैसे कहा जा रहा है कि 60% यूरेनियम इनरिचमेंट है, 9 एटमी हथियार इससे बन सकते हैं। तो क्या इस पोजीशन पे है कि वो एटमी धमाके कर सके या खुद को डिक्लेयर कर सके कि वो एटमी कुव्वत है? इरशाद भाई, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक 400 किलोग्राम से ज़्यादा इनके पास मौजूद है। जो मवाद है वो मौजूद है इनरिच्ड यूरेनियम का। हम्म। बॉम्ब बनाने के लिए 90% से ज़्यादा इनरिचमेंट चाहिए होती है, और 60% से 90% जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यदि कुछ दिन ही में आप बना बना सकते हो। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ कैपेबिलिटी अभी नहीं है, 2006 से ईरान के पास कैपेबिलिटी है, या कुछ कहते हैं 2003 से। बहरहाल ईरान के पास कैपेबिलिटी काफी टाइम से है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकती है, और बनाना चाहे तो अभी कल कल बना के खड़ी हो जाए। बट एट द सेम टाइम इनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई साहब, उन्होंने फतवा दिया हुआ है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते। अब इसका रीजन जो मुझे जो बोला, मैंने सवाल किया एक बंदे से, मैंने कहा यार आप लोग क्यों नहीं बनाते न्यूक्लियर वेपन्स, बनाए आप क्यों क्यों नहीं बना रहे, आप डिफेंड करें अपने आप को। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि देखें, ईरान इज राइटिंग हिस्ट्री बाय नॉट क्रिएटिंग न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स हम बड़ा ले तो लाइटली लेते हैं कि न्यूक्लियर वेपन, लेकिन ये हमें रियलाइज करना है कि बड़ी डेडली सिविलियंस, लाखों सिविलियंस को एक साथ मारना, इस अब कितना आसान है न्यूक्लियर वेपन से, कि वो दुनिया को दिखाए कि कैसे बगैर न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए या बनाए हुए आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट ईरानियंस होल्ड फर्म टू देयर बिलीफ। बहुत तो आवाम तो कहती है कि बनाना चाहिए, काफी लोग कहते हैं, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम नहीं बनाएंगे चाहे जो भी हो जाए। ये नहीं कि कोई प्रेशर में नहीं बनाएंगे, बल्कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ईरान ने साइन की, ठीक है। आइए ये इंस्पेक्टर्स को खुद से वॉलंटरीली बोला आप आए देखें, सैंक्शंस के बावजूद। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो कहते हैं कि डर डर में कर रहे हैं, बल्कि एक मोरल और प्रिंसिपल्ड, ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। बायस कहें जो भी कहें, मैं जाहिर है इंसान हूं, तो मुझे बड़ा पर्सनली अच्छा लगा, ये बात बड़ी अच्छी लगी। नेतन्याहू ऑन दी अदर हैंड 1996 से स्टेटमेंट्स देते हुए आ रहे हैं कि ईरान इज डेज अवे फ्रॉम क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन वो बनाएगा नहीं। ईरान ने क्लियर इस पे स्टांस दे दिया है अपना। अच्छा, जो ईरान ने जवाब दिया है इसराइल को, जाहिर है इनका मिसाइल मिसाइल ताकत है इनकी। तो जो ईरान ने जवाब दिया, क्या ईरानी कौम उस पर मुतमिन है कि हमने ठीक जवाब दिया है? जी, 2 दिन से तो भाई यहाँ पे बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है, लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखें, बड़ी बात है, एक ऐसा मुल्क जिसने अपने आयरन डोम को इम्पेनेट्रेबल बनाया हुआ था, जिसने इमेज बनाई हुई थी कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां पे आपने हेडक्वार्टर्स पे आईडीएफ के मिसाइल दागे, बतियाम में मिसाइल दागे, टेक्नोलॉजी सेंटर्स में मिसाइल दागे, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को मिसाइल दागा। वहां पे आपने चैनल 13 को भी नहीं छोड़ा, जो आया रबी का हमला हुआ उसके बाद चैनल 13 पे भी मार दिया। तो लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। देखें इरशाद भाई, इतना सा मुल्क है 22,000 किलोमीटर का, इसके कितने कितने ही स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जिनको मारना है, टारगेट करना है ईरान ने। टोटल चंद कोई 15 मुकामात होंगे जहां पे टारगेट करना है, खत्म कहानी।
तो लोग बड़ा मुतमईन है। मिसिल्स में कमी आई है, मिसिल्स जो है वो कम लॉन्च कर रही है ईरान, लेकिन आप देखें मिसिल्स की टेक्नोलॉजी जो है ना, दिन ब दिन मिसिल की टेक्नोलॉजी ईरान दिखा रहा है कि उनके पास बहुत ज्यादा एडवांस वेपनरी है। तो लोग काफी खुश हैं। एंड कह रहे हैं कुछ लोग कि नहीं जी, और सख्त और ज्यादा स्ट्रांग रिटेलिएशन। जॉन भाई, ईरान क्या बता रहा है, कितने जगहों पे या कितने शहरों पे इसराइल पे उसने अटैक किए, और क्या क्या चीज उसकी हिट की या तबाह की? बता दे दीजिए, आपको पूरा टैली बता देते हैं। सैटरडे को 190 मिसाइल दागी, संडे को 105, मंडे को 73, ट्यूसडे को 46, वेंसडे को 26। कल 5 मिसाइल दागे, उसमें से 2 लगे। आज भी 5 मिसाइल। अब तो इंटेंसिटी कम हो गया, अब ये कर ही रहे हैं, बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि ये जानबूझ के मिसाइल भेज के इंटरसेप्टर्स को ऑन करते हैं और पैसे जाया करवाते हैं। खैर, बहरहाल हिट भी हो रही है, एफिशिएंसी और ज्यादा हो गई है। जिन की मुकामात पे हिट किया है मैं बताऊं, बड़े जरूरी जो मुकामात हैं। हाइफा के अंदर जो इन्होंने बेस पे मारा है वो, नवातिम के अंदर जो इन्होंने मारा है वो, हेडजराम में जो इन्होंने मारा है बेस पे वो, आईडीएफ का जो हेडक्वार्टर्स है उसको जो मारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। साथ साथ बेतियाम जो टेक्नोलॉजी सेंटर है जहां से पूरा साइबर वॉरफेयर यूज होता था, साइबर वॉरफेयर चलता था, उसको अटैक किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। बाकी इकोनॉमिक डैमेज, बिल्डिंग, बड़े इंपॉर्टेंट टारगेट्स हाइफा में। इतना सा तो मुल्क बनाया हुआ है उन्होंने, ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हाइफा में, गोलान में, अगर बात करें, आपका अल्लाह वाला करे, तेल अवीव तो है ही, और दूसरी जगहों पे इलात में, देमोना में कह रहे हैं, आज देमोना पे भी, देमोना के एरिया पे भी स्ट्राइक किया है। मुझे कंफर्म नहीं है देमोना में किस जगह पे किया है, लेकिन दोनों देमोना में सायरन्स बजे हैं। रोहतम इंडस्ट्रियल जोन है, आज वहां पे भी किया है इन्होंने हमला। तो बीर शिबा में कल किया था। ईरान के पास इतने मिसाइल हैं कि अगर जंग लंबा होती है, लंबा चलती है, तो इतने मिसाइल ईरान के पास हैं कि वो ये जंग लड़ सके या लंबे अरसे तक मिसाइल मार सके। देखिए, लंबी जंग तो किसी के फायदे में नहीं होती, मैंने यही सुना है। लेकिन ईरान जो है ना, बहरहाल एक, आई वुड से, यहाँ पे लंबी जंग कर सकता है और इनके पास कैपेबिलिटी है। कैसे? 2000 का स्टॉक पाइल, मिसाइल का स्टॉक पाइल इनका बताया जाता है कि है। 400 मिसाइलें कहते हैं कि इन्होंने दाग दी हैं ऑलरेडी। ऑफिशियली हमें नहीं पता कि कितनी मिसाइल्स ईरान के पास हैं, क्योंकि पूरे पूरे अंडरग्राउंड कह सकते हैं कि शहर हैं जहां पे मिसाइल्स स्टोर की हुई हैं बाकायदा तौर पे। तो इनके पास जो स्टॉक पाइल है, ऑफिशियली भी स्टॉक पाइल अगर कंपेयर करें हम, तो ईरान के पास ज्यादा चांसेस है कि वो लंबी जंग खेच सकता है। इसराइल ऑन दी अदर हैंड, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है 10 से 12 दिन है आपके पास कि आप इंटरसेप्टर्स यूज कर सकते हैं, उसके बाद खत्म जी। और रैशनिंग शुरू हो गई है अभी से इंटरसेप्टर्स की। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ के सिपा के जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि ईरान अगर रोजाना 200 मिसाइल भी दागे इसराइल के ऊपर, तो 2 साल तक भी अगर रोजाना डेली 200 मिसाइल दागे, तो स्टॉक पाइल खत्म नहीं होगा इनका। इतना ज्यादा स्टॉक पाइल है। तो देखिए, बिल्कुल लंबी जंग तो मैं कहता हूं ईरान के लिए फेवरेबल है कि जंग बूट्स ऑन ग्राउंड के ऊपर हो। अभी तो एयर डिफेंस, एयर की सुपीरियोरिटी की बात हो रही है ना, एयर में तो इनके पास बेचारों के पास फाइटर जेट भी नहीं है, हम्म। सिर्फ मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं। अगर ग्राउंड पे बात आती है इरशाद भाई, द टेबल्स आर गोइंग टू रियली, मैं कहता हूं टर्न तो हुए हैं, लेकिन और ज्यादा जो है वो बहुत नुकसान होगा, पर्टिकुलरली इजराइल और अमेरिका का। बहुत शुक्रिया जॉन भाई।